बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। बहुत पुराने जमाने की बात है। राजपूताना के एक शहर में एक राजा था, बड़ा रहम दिल और इंसाफ पसंद। इसके राज में रियाया बहुत खुश थी। शेर बकरी एक घाट पानी पीते थे। हर तरफ अमन अमान था। राजा के एक ही बेटा था, बड़ी मन्नत मुरादों का बड़ा लाडला। बादशाह ने लाडले बेटे की कोई भी ख्वाहिश रद्द नहीं की थी। राजकुमार भी यूं तो बहुत समझदार, नेक और हर फन में माहिर था, लेकिन बेजा लाड प्यार ने इसे जिद्दी बना दिया था। जिस चीज को पाने की जिद कर लेता, इसे हासिल करके ही रहता। एक दिन राजकुमार शिकार से लौट रहा था। फौजी और दूसरे शिकारी पीछे रह गए। राजकुमार घोड़ा दौड़ाता हुआ बहुत आगे निकल आया। इसे बड़ी प्यास लग रही थी। चारों तरफ नजर दौड़ाई तो पता चला ये धोबियों का मोहल्ला था। चारों तरफ कपड़े धोए और सुखाए जा रहे थे। अचानक राजकुमार की नजर एक मकान की तरफ उठी। छत पर एक लड़की अपने बाल सुखा रही थी। राजकुमार देखता ही रह गया। ऐसा हुस्न तो इसने कभी नहीं देखा था। लगता था आसमान से कोई अप्सरा उतर आई है। घटाओं जैसे काले लंबे बालों के बीच में चांद सा चेहरा चमक रहा था। नागहां लड़की की नजर भी राजकुमार पर पड़ी और वो फौरन ही दुपट्टे में अपने आप को छुपाकर नीचे उतर गई। राजकुमार को जैसे होश आया, इतने में इसके साथी और नौकर जाकर वहां आ गए और मजबूरन राजकुमार को वापस महल में आना पड़ा। इसकी आंखों में से वो मोहनी सूरत हटती ही नहीं थी। अपने खास मुलाजिम को भेजकर पता करवाया तो मालूम हुआ वो एक धोबी का घर था और वो धोबी की लड़की थी। राजकुमार तो जिद लेकर पड़ गया कि शादी करूंगा तो इसी लड़की से करूंगा, वरना जान दे दूंगा। 3 हिटें मशहूर हैं, बाल हिट, राज हिट और तरिया हिट। यहाँ बाल हिट भी थी और राज हिट भी। राजा को पता चला तो सोच में पड़ गया। लाडले बेटे की कोई भी बात नहीं टाली थी, लेकिन ये बात और ही थी। राज्य की होने वाली रानी एक धोबी की बेटी बने, ये इसे किसी तरह गवारा नहीं था। दूसरी तरफ बेटे की जिद से भी वाकिफ था। प्रधानमंत्री को बुलाकर मशवरा किया। प्रधानमंत्री बहुत ही अक्लमंद और वफादार और जहानदीदा आदमी थे। इन्होंने सलाह दी, इस वक्त रोकना मुनासिब नहीं है, आप इन्हें मनमानी करने दीजिए। जवानी की जिद है। 2 दिन धोबी की लड़की के साथ रहेंगे तो अक्ल ठिकाने आ जाएगी। फिर आप शौक से कोई राजकुमारी ब्याह लाइएगा। यूं भी राजा महाराजाओं की तो कई रानियां होती हैं, पड़ी रहेगी ये भी एक कोने में। बात राजा की समझ में आ गई। राजकुमार को बुलाया और कहा, हम तुम्हारी जिद और ख्वाहिश देखते हुए तुम्हें इजाजत देते हैं। तुम इस लड़की से शादी कर सकते हो, लेकिन हम किसी तरह भी शरीक नहीं होंगे और ना ही कोई शाही ताम झाम होगा। अंधा क्या चाहे 2 आंखें। राजकुमार की तो दिली मुराद बराई। इसे यूं भी धोबी के घर शाही बारात ले जाने का कोई शौक नहीं था। इसने फौरन आदमी भेजकर धोबी को बुलवाया। दोनों मियाँ बीवी डरते कांपते पहुँचे कि ना जाने क्या गलती हो गई कि राजकुमार ने बुलाया है। राजकुमार ने इनसे कहा कि हम तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहते हैं, फौरन तैयारियां करो। राजकुमार ने सोचा था कि धोबी और धोबन फूले नहीं समाएंगे, राजकुमार के पैर पकड़ लेंगे कि इन्होंने इन्हें ये इज्जत दी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके बजाय वो दोनों सोच में पड़ गए। फिर बोले, राजकुमार, ये तो हमारे धन्य भाग हैं कि आपने ऐसा इरादा किया, लेकिन हम अपनी बेटी से पूछकर जवाब देंगे। राजकुमार को बड़ा गुस्सा आया कि एक तो हम इस धोबी की इज्जत अफजाई कर रहे हैं और ये हमारे राज्य का मामूली धोबी कह रहा है कि पूछकर बताएगा, लेकिन दिल का मामला था इसलिए बर्दाश्त कर गया। अलबत्ता धोबी से कह दिया कि हमें ना सुनने की आदत नहीं है। इनकार की सूरत में तुम्हारे पूरे खानदान को जेल में सड़ा दूंगा। वो दोनों जैसे डरते कांपते आए थे, ऐसे ही वापस चले गए। घर जाकर इन्होंने लड़की से कहा कि राजकुमार तुमसे शादी करना चाहते हैं। अगर तुमने ना कर दी तो हम जान से जाएंगे। लड़की बोली, ठीक है, मैं राजी हूँ, लेकिन राजकुमार से कहिए कि मेरी 4 शर्तें हैं, खुद आकर सुन ले। अगर मंजूर हो तो बारात लेकर आ जाएं। अगले दिन धोबी राजकुमार के पास गया और लड़की का पैगाम पहुंचा दिया। दिल ही दिल में डर रहा था कि कहीं राजकुमार गुस्से में सर तन से अलग ही न कर दे।
धोबी की बेटी और ये हिम्मत के राजकुमार के आगे शर्तें रखे। राजकुमार को भी पहले तो बड़ा गुस्सा आया, चाहा के तलवार से धोबी का काम तमाम कर दे, लेकिन फिर एक तो दिल की लगी, दूसरे तजस्सुस हुआ कि देखें ये धोबी की लड़की क्या शर्तें रखती है। राजकुमार इसी वक्त धोबी के साथ इसके घर पहुँचे। 2 कमरों का मकान था। नीचे धोबी और इसकी माँ और बीवी रहती थी, ऊपर की मंजिल पर लड़की रहती थी। राजकुमार पहुँचे तो नीचे कमरे में एक तरफ पर्दा डालकर लड़की बैठ गई और बोली, मेरी 4 शर्तें अगर आपको मंजूर हैं तो मैं आपसे शादी करने को तैयार हूँ। पहली शर्त ये कि मैं आपके महल में रात नहीं गुजारूंगी, सुबह जाया करूंगी और शाम को वापस अपने घर आ जाऊंगी। राजकुमार ने सोचा ये क्या बात हुई, लेकिन फिर ख्याल आया सब कहने की बातें हैं, एक बार शादी हो गई तो महल छोड़कर कुटिया में कौन आता है। राजकुमार बोला, मंजूर है, दूसरी शर्त बताओ। लड़की ने कहा, दूसरी शर्त ये है कि आप मुझे छूने या बात करने की कोशिश नहीं करेंगे। राजकुमार को हंसी आ गई, शादी है के मजाक, सोचा सब कुछ हो जाएगा बाद में। बोला, चलो ये भी मंजूर है। लड़की ने कहा, मैं आपके महल का पानी तक नहीं पीऊंगी। राजकुमार ने सोचा ये भी बकवास है, जब दिन भर रहेगी तो कैसे मुमकिन है, कुछ खाए पिए नहीं। इसने जवाब दिया, मुझे ये भी मंजूर है। लड़की ने कहा, चौथी शर्त ये है कि अगर आपने मुझे उंगली से भी छूने की कोशिश की तो हमारा रिश्ता खत्म, फिर मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। राजकुमार ने सोचा सब बकवास है, एक बार शादी हो जाए तो सारी शर्तें धरी रह जाएंगी। इसने कहा, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। लड़की ने कहा, तो फिर आप बारात ले आइए। लड़की नहीं चाहती थी कि इसकी वजह से धोबी किसी मुसीबत में पड़े। राजकुमार 2-4 दोस्तों को साथ लेकर ब्याहने गया और फेरे डलवाकर दुल्हन को महल में ले आया। बहू ने साड़ी पहन रखी थी और बड़ा सा घूंघट निकाल रखा था, जिसमें इसका चेहरा पूरी तरह छुप गया था। वो आई और राजकुमार के कमरे में बिस्तर पर बैठने के बजाय पास रखी हुई कुर्सी पर बैठ गई। राजकुमार भी चुपचाप आकर एक तरफ बैठ गया। पता ही नहीं चल रहा था कि नई बहू ब्याह कर महल में आई है। राजा रानी तो वैसे भी शरीक नहीं हुए थे, बस एक राजकुमार की मुंह चढ़ी बांधी थी। वो ही हाथ बांधे खड़ी रही कि कोई हुक्म हो तो बजा आवरी करे। शाम हुई तो बांदी ने आकर इतला दी कि गाड़ी लग गई है। बहू उठी और सीधी गाड़ी में जाकर बैठ गई। अगले दिन सुबह सुबह इन्हीं कपड़ों में इसी तरह लिपटी हुई आई और उसी कुर्सी पर बैठ गई। दिन भर ना कुछ खाया ना पिया, ना हिली ना जुली, पत्थर की बुत की तरह बैठी रही और शाम को वापस चली गई। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, पूरे 6 महीने हो गए। इसके मामूल में कोई फर्क नहीं आया। जैसा राजकुमार ने सोचा था ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और राजकुमार अपनी शर्तों से बंधा हुआ था। जिस चेहरे को देखकर होश हवास इज्जत सब दांव पर लगा दी थी, इस चेहरे की झलक तक देखने को नहीं मिली। दरबार में लोग अलग बातें बनाते, राजा रानी भी उठे हुए थे। राजकुमार की जिंदगी से खेल तमाशे, सैरो शिकार, तफरी सब खत्म हो गई। एक दिन इसने धोबी को बुलाया और कहा, तुम अपनी बेटी को समझाते क्यों नहीं? अब वो हमारी रानी है, इस महल में रहना चाहिए। इस तरह रोज रात को चले आना इसे शोभा नहीं देता। लोग बातें बनाते हैं। धोबी हाथ जोड़कर बोला, कुंवर की जय हो। सच्ची बात यह है कि वो हमारी बेटी ही नहीं है। एक दिन हमारे घर आई और बोली, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मुझे अपनी बेटी बनाकर अपने घर में रख लो। हमारे कोई औलाद नहीं थी। मेरी बीवी को इसकी मनमोहनी सूरत भा गई। हमने इसको आसरा दिया। हमारे घर में ऊपर धुले कपड़े रखने का एक कमरा है। इसने कहा वो ऊपर रहेगी। हमने कमरा खाली कर दिया। इसके साथ इसकी एक सखी भी आ गई। दोनों ऊपर रहने लगी। हमसे इसने इसके बाद कोई वास्ता ही नहीं रखा। कहाँ खाती पीती है, क्या करती है, हम कुछ नहीं जानते। कभी कभी मेरी बीवी के पास आकर बैठ जाती थी। इसे माँ कहती थी। वो बेचारी इसी में खुश थी। हमें इसने कसम दी थी कि किसी को इसके बारे में कुछ ना बताएं। इसलिए जब आपने शादी की बात की तो हम चुप रह गए। जैसा इसने कहा वैसा ही हमने किया। कुंवर, इस पर हमारा कोई जोर नहीं है, आप हमारी जान बख्शी करें। धोबी तो चला गया
और राजकुमार अजीब शशोपंज में पड़ गया। करे तो क्या करे, दिल हर तरफ से उचाट हो चुका था। आखिर एक दिन किसी को बताए बगैर महल से निकल खड़ा हुआ। बस अपनी राजदार बांदी को बताया कि मैं जा रहा हूँ, पता नहीं कहाँ और पता नहीं कब वापस आऊँ। मेरे पिताजी, माताजी या कोई मेरे बारे में पूछे तो कह देना विदेश की यात्रा पर गया हूँ। बांदी का दिल राजकुमार की हालत देख देख कर बहुत दुखता था। इसने भी सोचा चलो अच्छा है, कुछ दिन इस नर्क से तो छूटेंगे। राजकुमार का दिल दुनिया से ही उठ चुका था। वो हिमालय पहाड़ की तरफ निकल गया। महीनों इधर उधर भटकता रहा। एक रात बर्फ से ढकी पहाड़ी पर रात गुजारने के लिए कोई गुफा तलाश कर रहा था कि एक गुफा में कोई रोशनी नजर आई। डरते डरते अंदर पहुंचा तो देखा कि बहुत बूढ़े साधु धूनी रमाए बैठे हैं। आंखें बंद हैं, दाढ़ी और सर के बाल बेतहाशा बड़े हुए हैं। तमाम जिस्म पर और पलकों पर धूल जमी है। एक चिराग जल रहा है जिसमें गज लंबी बत्ती जल चुकी है और गज भर अभी बाकी है। इन्हें देख राजकुमार के दिल को बड़ा सुकून मिला। वो भी इनके चरणों के पास बैठ गया, लेकिन इन्होंने आंखें नहीं खोली। इन्होंने समाधि लगा रखी। इन्हें कुछ खबर ही नहीं थी। वो ईश्वर के ध्यान में डूबे हुए थे। राजकुमार वहीं रहने लगे। रोज सुबह उठकर झरने से पानी लाते, साधु महाराज के हाथ पांव धोता, बाल धोता, बालों में कंघी करता, गुफा की सफाई करता, नीचे घाटी से जंगली फल फूल तोड़ लाता और इनसे अपना पेट भर लेता। एक महीने के बाद साधु महाराज ने आंखें खोली तो राजकुमार को सामने हाथ जोड़े बैठे पाया। राजकुमार ने इन्हें पानी पिलाया, जंगली फल फूल खिलाए, इनके हाथ पांव दबाए। साधु महाराज बोले, बच्चा तू राज बालक है, इस योगी की कुटिया में तेरा क्या काम। राजकुमार बोले, महाराज जब आप जानते हैं कि मैं राजा का बेटा हूँ तो ये भी जानते होंगे मैं क्यों और किसके लिए मारा मारा फिर रहा हूँ। मेरे माता पिता मेरे लिए परेशान होंगे, पर मेरा वापसी का दिल नहीं चाहता। साधु बोले, बच्चा योगियों से कुछ छुपा नहीं है। तुमने बड़ी गलती की जो इस लड़की से शादी की, पर तूने हमारी इतने दिन सेवा की है तो हम तुझे नाराज नहीं करेंगे। ले ये राख ले जा, जब इसे माथे पर मले तो तू सबको देख सकेगा, लेकिन तुझे कोई नहीं देख सकता। घर जा, शाम को जब वो कन्या घर जाए तो ये राख माथे पर लगाकर इसके साथ चल लेना। तुझे आप ही पता चल जाएगा कि वो कौन है और इसकी क्या मजबूरी है। हमारा आशीर्वाद तेरे साथ है, तेरे मन की मुराद जरूर पूरी होगी। साधु ने अपने चिराग की जली हुई बत्ती की राख इसे दी, जिसे राजकुमार ने संभाल कर कपड़े में बांध कर रख लिया और साधु को प्रणाम करके चल दिया। कई दिन के सफर तय करके वापस अपने महल में पहुंचा तो इस हाल में के कपड़े फट गए थे, पाँव में छाले पड़ गए थे और बहुत दुबला और कमजोर हो गया था। कमरे में धोबी की लड़की इसी तरह कपड़ों में इस कुर्सी पर बैठी थी। बांदी राजकुमार को देखकर बहुत खुश हुई। कुंवर कहाँ चले गए थे और ये क्या हाल बना लिया है। राजा और रानी भी आपके बारे में पूछते रहते थे। मैं यही कह देती थी कि आप यात्रा पर गए हैं और ठीक हैं। आज राजकुमार बहुत खुश था। इसने गर्म पानी से गुस्ल किया, बाल कटवाए और पेट भर कर खाना खाया। इसने बांदी से पूछा, क्या ये मेरे पीछे भी रोज इसी तरह आती थी। बांदी ने बताया कि इसके मामूल में कोई फर्क नहीं आया था। राजकुमार ने कहा, मैं बहुत थका हुआ हूँ, अब सोऊंगा, लेकिन शाम को जब ये घर जाने लगे तो मुझे जगा देना। शाम को जब धोबी की लड़की के जाने का वक्त हुआ तो बांदी ने राजकुमार को जगा दिया। राजकुमार ने झट माथे पर साधु महाराज की दी हुई राख मली और इसके साथ हो लिया। अगले दिन सुबह सुबह राजकुमार वापस आया और बांदी से बोला, आज मैं इसी कमरे में सोऊंगा। जब वो धोबी की लड़की आकर बैठ जाए तो तुम आकर मुझे जगाना और मुझसे पूछना कि दिन चढ़ाया मैं उगता क्यों नहीं हूँ। मैं जो ना बताना चाहूँ इसे भी जिद करके पूछना। बांदी समझदार थी, समझ गई कि राजकुमार का क्या मतलब है। जब धोबी की लड़की आकर अपनी कुर्सी पर बैठ गई तो बांदी ने आकर राजकुमार को जगाना शुरू किया। उठिए ना कुंवर, उठिए, देखिए कितना दिन चढ़ाया, अब तो बहू साहब भी आ गई। राजकुमार पहले तो जागा नहीं, जब जागा तो बांदी को डांटने लगा, क्या मुसीबत आ गई, क्यों जगा दिया मुझे।
मैं इतना अच्छा सपना देख रहा था, मेरा सपना तोड़ दिया तूने। बांदी खुशामद करने लगी। बताइए ना कुंवर, क्या सपना देख रहे थे, बताइए ना। पहले तो राजकुमार टाल मटोल करता रहा, फिर बोला, अच्छा अब तू इतनी जिद कर रही है तो बता देता हूँ। मैंने सपने में देखा कि कल रात जब ये धोबी की लड़की उठकर यहाँ से गई तो मैं भी इसके साथ साथ चला। ये गाड़ी में बैठी तो मैं भी साथ बैठ गया। बांदी बोली, आप और इनके साथ बैठ गए? अरे कुंवर, क्यों बातें करते हैं, आपको पास तो आने नहीं देती, ये आप कैसे इसके साथ बैठ गए? अरे बांदी, सच थोड़ी, सपना, सपने में। अच्छा फिर क्या हुआ? बांदी ने पूछा। फिर क्या होना था, मैं जोर जोर से गाड़ी हिला रहा था और ये गाड़ी बान को डांट रही थी कि आज ये कैसे गाड़ी चला रहे हो। गाड़ी बान बेचारा बोला, राजकुमारी मैं तो रोज जैसे चलाता हूँ वैसे ही चला रहा हूँ। खैर जैसे तैसे धोबी का घर आ गया। ये धोबी की लड़की धोबी धोबन के पास तो जरा नहीं रुकी, सीधे जीने पर चढ़कर ऊपर पहुँच गई। मैं भी इसके साथ कमरे में आ गया। क्या सजा सजाया कमरा था, लगता ही नहीं था कि धोबी का घर है। सोने चांदी का छप्पर खट बिछा हुआ, सोने चांदी की कुर्सी रखी। राजा के महल से भी ज्यादा खूबसूरत सजा हुआ वो कमरा था। मैं भी कुर्सी पर बैठ गया। बांदी बोली, आप और इनके कमरे में बैठ गए, क्यों बातें करते हैं कुंवर? अरे सच थोड़ी बांदी, सपने में। अच्छा बताइए फिर क्या हुआ आपके सपने में? बांदी ने पूछा। होना क्या था? राजकुमार बोला, इस धोबी की लड़की ने ये साड़ी जो साल भर से पहन कर आ रही है, इसे उतार कर फेंकी जैसे किसी भिखारी की साड़ी हो, और अपनी नौकरानी को आवाज लगाई, बांदी हमाम तैयार है। बांदी ने जवाब दिया, हाँ कुमारी, गर्म पानी तैयार है। ये हमाम में घुसी तो मैं भी इसके साथ घुस गया। बांदी फिर बोली, आप कुंवर, आप इनके साथ हमाम में घुस गए, क्यों बेवकूफ बनाते हैं? कुंवर, ऐसा कहीं नहीं हो सकता। ओहो बांदी, तू तो सच समझ जाती है, मैं तो सपने की बात कर रहा हूँ। चल अब नहीं सुनाता तुझे अपना सपना। राजकुमार रूठा। सुनाइए ना कुंवर, सुनाइए। अब नहीं बोलूंगी। बांदी ने कान पकड़े। राजकुमार ने कहना शुरू किया। बस फिर क्या था, इसने नहाना शुरू किया। मैंने सोचा चलो बहुत दिन से अच्छा हिमाम नहीं लिया, लाओ मैं भी नहा लूं। ये एक कटोरा भर कर डालती, मैं 4 कटोरे डाल लेता। इसके शरीर का साबुन भी नहीं छूटा था कि पानी खत्म हो गया। इसने अपनी नौकरानी को आवाज लगाई, बांदी आज इतना कम पानी क्यों रखा है? नौकरानी ने कहा, कुमारी मैंने तो इतना ही पानी रखा है जितना रोज रखती हूँ, कम हो तो आप और ले लीजिए। वो एक बाल्टी और लाई और वो भी मैंने खत्म कर लिया। फिर तीसरी बार इसने पानी मंगाया। खैर जैसे तैसे ये हमाम से निकली। इसने नौकरानी को आवाज लगाई, फौरन खाना लाओ, बहुत भूख लगी है। सारा दिन भूखा प्यासा बैठना पड़ता है। नौकरानी छत पर गई और आसमान की तरफ हाथ करके खड़ी हो गई। आसमान से एक थाल उतरा जिसमें सोने चांदी के बर्तनों में दुनिया भर के मजेदार पकवान रखे थे। नौकरानी ने अपने लिए थोड़ा खाना निकाला और बाकी थाल लाकर इसके सामने परोस दिया। मैंने सोचा लाओ आज मैं भी इसके साथ खाना खा लूं। कितने दिनों से जंगल जंगल घूमते अच्छा खाना नहीं मिला था, ऐसा मजेदार खाना कि क्या बताऊं। ये एक निवाला खाती, मैं 4 निवाले खा जाता। इसका पेट भी नहीं भरा और खाना खत्म हो गया। इसने फिर नौकरानी को डांट लगाई, बांदी क्या है, आज तू क्या कर रही है? इतना सा खाना रखा था, मैं भूखी रह गई। नौकरानी बेचारी हैरान बोली, कुमारी मैंने तो इतना ही खाना अपने लिए निकाला था जितना रोज निकालती हूँ। लीजिए, आप मेरे हिस्से का भी ले लीजिए, लेकिन आज कुछ गड़बड़ जरूर है। लगता है राजकुमार ने आपसे बातचीत की है। इस पर ये धोबी की लड़की अपनी नौकरानी को डांटने लगी कि तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात कहने की, वो मुझे कभी नहीं छू सकता। सुना तूने, इस धोबी की लड़की ने मेरे बारे में ऐसा कहा। मुझे भी गुस्सा आ गया। बाकी खाना भी ये थोड़ा सा खा पाई और मैं सब खा गया। ये भूखी रह गई, लेकिन दिल ही दिल में हैरान हो रही थी कि क्या माजरा है। फिर आसमान से इसके लिए जोड़ा आया। इसने कपड़े बदले, नौकरानी ने इसका श्रृंगार किया, बाल बाल मोती पिरोए। बस क्या बताऊं क्या लग रही थी ये धोबी की लड़की जो यहाँ इस गंदी मेली साड़ी में आकर बैठ जाती है। बन सवर कर ये आकर छत पर खड़ी हो गई। रात 12 बजे आसमान से एक उड़न खटोला आकर उतरा और ये इस पर बैठ गई।
मैं भी पलंग का पाया पकड़कर लटक गया। इतना कहकर राजकुमार रुक गया। बांदी से इशारा किया कि धोबी की लड़की ने थोड़ा सा रुख इनकी तरफ फेर लिया था। बांदी पूछने लगी, फिर क्या हुआ कुंवर? कुंवर बोला, बस सपना खत्म हो गया। बांदी जिद करने लगी, सुनाइए ना कुंवर, ऐसा अधूरा सपना थोड़ी हो सकता है, बताइए फिर क्या हुआ? राजकुमार पहले तो टाल मटोल करता रहा, फिर बोला, फिर वो उड़न खटोला तो ऊपर ही ऊपर उड़ते उड़ते इंद्रलोक में पहुंच गया। वहाँ राजा इंद्र की सभा सजी हुई थी। एक से बढ़कर एक सुंदर अप्सराएं बैठी थी। ये पहुंची तो सबने उठकर इसे सम्मान दिया जैसे ये कहीं हो। ये धोबी की लड़की वहाँ अप्सराओं की रानी थी। थोड़ी देर में राजा इंद्र पधारे और नाच रंग की महफिल जमी। सारी अप्सराएं नाची। सबसे आखिर में इसके नाचने का नंबर आया। ये नाचने खड़ी हुई तो मैंने सोचा, अगर आज मैंने इसके नाच पर थाप नहीं दी तो कुछ नहीं किया। मैंने तबलेची से कहा, लाओ भैया, तुम थक गए होगे, थोड़ा आराम कर लो, मैं तबला बजाता हूँ। तबलेची बेचारे को कोई नजर नहीं आया, लेकिन वो वाकई थक गया था। तबला छोड़कर बैठकर ऊँघने लगा। मैंने वो तबला बजाया और मेरी थाप पर ये ऐसा नाची कि समा बंध गया। राजा इंद्र ने खुश होकर अपना रेशमी रुमाल इसे इनाम में दिया। इसने झुककर रुमाल लिया, सबको दिखाया और तबलेची की तरफ उछाल दिया। मैंने जल्दी से लेकर जेब में रख लिया। इतना कहकर राजकुमार रुका। धोबी की लड़की अब पूरी तरह इसकी तरफ घूम चुकी थी। राजकुमार ने कंखियों से इसकी तरफ देखा और बांदी को इशारा किया। बांदी जिद करने लगी, दिखाइए कुंवर, दिखाइए, हम भी तो देखें वो रुमाल कैसा था। राजकुमार बोला, ए बांदी, सच थोड़ी ही था, वो तो सपना था। सपने की चीज कहाँ दिखाई जा सकती है? लेकिन बांदी ने जबरदस्ती कुंवर की जेब से हाथ डालकर एक रेशमी रुमाल निकाला। कहीं यही तो वो रुमाल नहीं था? राजकुमार बनावटी गुस्से से बोला, तू बहुत जिद्दी है, मानती ही नहीं। हाँ यही तो था, पता नहीं मेरी जेब में कहाँ से आ गया। धोबी की लड़की का घूंघट छोटा हो गया और वो पूरी तरह इनकी तरफ मुतवज्जा थी। बांदी ने फिर जिद की, सुनाइए कुंवर, फिर क्या हुआ? कुंवर बोला, होना क्या था, राजा इंद्र ने इससे वो दोबारा नाच पेश करने की फरमाइश की। मैंने फिर ढोल संभाला। जितना अच्छा मैंने ढोल बजाया इतना ही अच्छा ये नाची। अब के राजा इंद्र ने खुश होकर अपनी अंगूठी इसे इनाम दी। इसने झुककर इनके पांव छुए, सबको अंगूठी दिखाई और फिर तबलेची के पास डाल दी। वो भी मैंने उठाकर जेब में रख ली। बांदी फिर जिद करने लगी, दिखाइए कुंवर, हमें भी दिखाइए, वो कैसी अंगूठी थी? राजकुमार बोला, बांदी तू तो मूर्ख है। अब एक चीज सही हो गई इत्तेफाक से तो इसका ये मतलब नहीं कि सब बातें सच हो जाएं। लेकिन बांदी नहीं मानी और राजकुमार की जेब से वो अंगूठी निकाल ही ली और पूछा, कुंवर क्या यही अंगूठी थी? कुंवर बोला, अरे हाँ यही तो थी, लेकिन मेरी जेब में कहाँ से आ गई? बांदी ने इशारा किया। धोबन की लड़की का घूंघट ऊपर उठ चुका था, लेकिन राजकुमार और बांदी ऐसा जाहिर कर रहे थे जैसे इन्होंने देखा ही नहीं। बांदी ने पूछा, फिर क्या हुआ कुंवर? राजकुमार ने बोला, हवाइयों के नाच का तीसरा दौर शुरू हुआ। मैंने भी ऐसा तबला बजाया कि जान लड़ा दी और ये भी ऐसा नाची कि जिसका जवाब पूरे अंदर लोग में नहीं था। नाच खत्म हुआ तो राजा अंदर उठ खड़े हो गए और अपने गले से सच्चे मोतियों की माला उतारकर इसे इनाम दी। माला भी इसने झुक कर ली, सबको दिखाई और तबलेची के पास रखवा दी। वो भी मैंने लेकर जेब में डाल ली। सुबह होने वाली थी। राजा इंद्र दरबार से उठकर गए और ये भी भागकर उड़न खटोले पर बैठी। जल्दी में अपने इनाम भी तबलेची से नहीं लिए। सोचा होगा कल ले लेगी, इसे क्या पता कि वो तो सब मेरे पास थे। इसका उड़न खटोला उड़ा और मैं फिर इसके पाय से लटक कर नीचे आ गया। बस यहीं तक देखा था कि तूने आकर जगा दिया। अच्छा अब वो हार भी दिखाइए, राजकुमार ने कहा। अरे बांदी, वो सपना था, हार मेरे पास कहाँ से आया? लेकिन बांदी नहीं मानी और राजकुमार की दूसरी जेब से मोतियों का हार निकालते हुए पूछा, क्या यही था? अब तो धोबी की लड़की कुर्सी से उठकर राजकुमार के पास आ गई और बोली, कुंवर अब तो आप जान ही गए होंगे कि मैं धोबी की लड़की नहीं हूँ, अंदरलोक की अप्सरा हूँ। अब मेरी कहानी भी सुन लीजिए।
अंदर लोग में मुझसे ज्यादा अच्छी नर्तकी और कोई नहीं थी। राजा इंद्र रोज मेरा नाच देखकर ही दरबार बर्खास्त करते थे। एक रात मेरी तबीयत खराब थी, सर में बहुत दर्द था। दरबार से बुलावा आया तो मैंने मना कर दिया, लेकिन राजा को मेरे बिना चैन कहाँ। दोबारा बुलावा आया तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कह दिया, राजा से कहना दया नाम की भी कोई चीज है इनके पास या नहीं। यहाँ मैं दर्द से तड़प रही हूँ और इनको नाच की पड़ी है। संदेशा लाने वाले ने जाकर ज्यों का त्यों राजा से कह दिया। राजा अंदर तो गुस्से में आग भगोला हो गए। फौरन मुझे बुलाया। मैं डरती कांपती पहुंची तो इन्होंने कहा, बड़ा घमंड हो गया है तुझे अपने आप पर, जा मैं तुझे शराब देता हूँ। तुझे साल भर धरती पर लड़की बनकर रहना पड़ेगा और अपनी पहचान छुपानी होगी। अगर किसी को पता चल गया कि तू अप्सरा है या किसी मर्द ने तुझे छू लिया तो तू कभी अंदर लोग वापस नहीं आ सकेगी। मैं बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, माफी मांगी। राजा ने कहा, मैं अपना शराब तो वापस नहीं ले सकता। हाँ, इतना जरूर है, तुझे रोज रात को उड़न खटोला भिजवा कर अंदर लोग बुलवा लिया जाएगा, लेकिन साल तुझे धरती पर ही काटना होगा। मेरे पर नोचे गए और मुझे धरती पर फेंक दिया गया। मेरे साथ मेरी बांदी को भी धरती पर आना पड़ा। मैंने अपने लिए धोबी का घर पसंद किया और धोबी की लड़की बनकर रहने लगी ताकि किसी को शक ना हो। लेकिन मेरे भाग्य में तो आपकी सेवा लिखी थी। कल मेरे अज्ञातवास का 1 साल पूरा होने वाला था। मुझे मेरे पंख मिल जाते और मैं वापस अंदर लोग चली जाती। आपको मेरी असलियत कभी पता नहीं चलती। आप यही समझते कि मैंने बेवफाई की और भाग गई, लेकिन सब खत्म हो गया। अब आप ही मेरे स्वामी हैं और मैं आपकी दासी। राजकुमार अपनी दुल्हन को लेकर राजा और रानी के पास गया और सारी कहानी सुनाई। राजा को जब पता चला कि इनकी बहू धोबी की लड़की नहीं बल्कि अंदर लोग की अप्सरा है तो इनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इन्होंने धूमधाम से बेटे की शादी की और खुशियां मनाई। अल्लाह ने जैसे राजकुमार के दिल की मुराद पूरी की, ऐसे ही सबकी मुरादें पूरी करे।